आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोएट्री से रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो कि लास्ट क्लास में रह गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 to 6 टर्म्स, जिसमें सबसे पहला टर्म्स है मॉक एपिक। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। फ्री वर्ड्स भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए कि लास्ट की क्लास में आपको समझ में आ गए थे, जो भी टर्म्स थे वो क्लियर थे आपको? इसमें से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए थे, सोनेट एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ब्लैंक वर्स क्या होता है, एपिक, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। तो उसको आप रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा पहला टर्म है मॉक एपिक। व्हाट इज मॉक एपिक? जब भी आप टर्म्स को याद करेंगे हमेशा किसी भी वर्क से कोरिलेट करेंगे, क्योंकि कई बार आपके जो एलटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड वर्क है उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ला वेली डेम्सन्स मर्सी एज अ बैलेड, द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक, पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, ब्रेक 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 एज अ लिरिक। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। माई लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यूलिसेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में हैं, तो आपको उनको भी प्रिपेयर करना है। और जब आप टर्म्स प्रिपेयर करेंगे तब भी आप उन वर्ड्स को ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे। दूसरी चीज की टर्म्स की जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप में से काफी लोगों ने जो टेस्ट में आंसर लिखे हैं उसमें आपने डिफाइन तो किया है, बट उसकी बहुत एब्रप्ट एंडिंग कर दी है, पॉइंट वाइज करके एब्रप्ट एंडिंग कर दी। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। सपोज दैट 125 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में, छोटे छोटे 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक डेफिनेशन देनी है, देन सेकेंड पैराग्राफ से जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीजों को बताना है, ठीक है। और लास्ट में आप सम अप कर देंगे सारे पॉइंट्स को, एक बताते हुए, सारे फीचर्स को बताते हुए आप सम अप कर देंगे। तो हर जॉनरा में आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट प्रिपेयर होने चाहिए, जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मॉक एपिक, डिस्कस इट्स फीचर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो मॉक एपिक क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ सटायर। It is a form of satire that imitates the grand style of and conventions of classical epic poetry, but applies them to trivial or everyday subjects. तो देखिए इसकी स्टाइल कैसी होगी? ग्रैंड होगी, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ट्रिवियल होगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग मॉक एपिक? आपको याद रखना है पर्पस इसका है टू क्रिएट ह्यूमर, लेकिन साथ ही साथ मॉक एपिक एक्सपोज करता है वैनिटी, सुपरफिशियलिटी और मॉरल वीकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। या तो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर भी मॉक एपिक लिखा जा सकता है, उसकी जो वीकनेस है, मॉरल वीकनेस, सुपरफिशियलिटी या वैनिटी को एक्सपोज करता है, या सोसाइटी के भी प्रिटेंशंस को एक्सपोज करता है ये फॉर्म, ठीक है। एंड दिस फॉर्म बिकेम पॉपुलर इन द 17th and 18th सेंचुरी। आपको याद रखना है 17 एंड 18 सेंचुरी आप कोरिलेट कर सकते हैं, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, ठीक है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। एंड इस समय राइटर्स ने इस एपिक मॉक एपिक के फॉर्म को यूज किया टू क्रिटिक सोशल मैनर्स एंड कल्चरल प्रिटेंशंस। ओके, तो ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फर्स्ट फीचर्स ये है कि इसमें एलिवेटेड स्टाइल का यूज होता है फॉर अ ट्रिवियल थीम, एलिवेटेड स्टाइल फॉर अ ट्रिवियल थीम। एंड आप देखते हैं बहुत सारे क्लासिकल एपिक्स है, जैसे कि द एलियड या द एनीड। इन सभी में जो थीम है वो क्या है? हीरोइक डीड्स एंड नेशनल स्ट्रगल्स। लेकिन इसमें अगर आप मॉक एपिक में अगर आप सब्जेक्ट देखे, थीम देखे, तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनर इंसिडेंट्स को यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह दिखाया गया है, और माइनर इंसिडेंट में बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल, जैसे कि कोई छोटी सी बात पे लड़ाई, कोई फैशन इशू और अ सोशल इवेंट। और इन सभी सब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है एज इफ दे वर मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये आपको समझना है, जो स्टाइल और सब्जेक्ट के बीच एक बहुत बड़ा जो गैप है, उसी की वजह से आयरनी और ह्यूमर प्रोड्यूस होता है। देयर इज अ big gap between style and subject and it produces irony and humor. नेक्स्ट जो फीचर है वो है इमिटेशन ऑफ एपिक कन्वेंशन, ठीक है। तो मॉक एपिक हमेशा अगर आप देखें तो एपिक में भी एक फीचर है, वो है इनवोकेशन टू द म्यूज। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इनवोकेशन टू द म्यूज होती है। व्हाट डायर ऑफेंस, ये आपने पहली लाइन आपने देखी थी द रेप ऑफ द लॉक में।
तो इट वाज अ काइंड ऑफ इनोकेशन। एंड इसमें भी आपको सुपर नेचुरल मशीनरी देखने को मिलेगी, ग्रैंड बैटल्स देखने को मिलेंगे, कैटलॉग्स, स्पीचेस एंड हीरोइक जर्नीज देखने को मिलेगी। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो सुपर नेचुरल मशीनरी होती हैं वो एक हीरोइक जर्नी पे जाती हैं ना, केव ऑफ स्प्लीन पे जाती हैं, स्टिप्स लाती हैं, साइज लाती हैं बैग में भर के, ठीक है। तो ये आपने देखा था काफी ज्यादा एग्जैजरेशन वहां पे हुआ था जब इन सीन्स को पोर्ट्रे किया गया था। सो आप देखते हैं ये सारे एलिमेंट्स को डेलिबरेटली एग्जैजरेट किया जाता है या पैरोडी किया जाता है। And in the mock epic, instead of gods and goddesses guiding warriors, trivial spirit और symbolic features may influence the actions. तो आप देखते हैं यहाँ पे एरियल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, who was a kind of saint। तो आपको सारे सुपरनेचुरल मशीनरी याद रखने हैं, चारों नोम्स एंड सेल्फ, ठीक है, सैलामेंडर्स, इन सभी ने कहीं ना कहीं जो बेलिंडा की जो एक्शंस हैं उसे इन्फ्लुएंस किया और इवन उनका काफी ज्यादा रोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो एपिक में जितना उनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, एक्शन में जितना उनका इम्पोर्टेंस था, उतना मॉक एपिक में आपको इम्पोर्टेंस नहीं देखने को मिलेगा। Okay, so the most famous example for the mock epic is the rape of the lock. And in this poem, you know that the cutting of a lock of hair from a young lady is treated as a heroic event. And यहाँ पे epic devices use होते हैं, जैसे कि supernatural beings, self elaborate description, mock battles, यहाँ पे आप गेम ऑफ ओम्बर देखते हैं। तो ये सभी जितने भी डिवाइसेस यूज हुए हैं टू सैटिराइज द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ द टाइम। And this type of poem also criticizes the obsession with beauty, pride, and social status. ये आपको ध्यान रखना है। Mock epic also rely heavily on wit, irony, and satire. Wit, irony, and satire. And by magnifying insignificant event, छोटी छोटी सी जो घटना है उसे इतना ज्यादा बड़ा दिखा के पोएट कहीं ना कहीं absurdity of human behavior को रिवील करते हैं। The contrast between appearance and reality becomes central, and this encourages readers to question social values and priorities. So, in conclusion, it can be said that the mock epic is a literary form. It is a one of the most powerful literary forms that blend humor with criticism. Humor आपको क्यों दिखता है? Because there is a gap between style and subject. Subject is trivial, but style is very elevated. This creates humor. And the writer has the intention to criticize the follies of the society or an individual. यहाँ पे epic structure को follow किया गया है and trivial matters पे apply किया गया है. It exposes the follies of society in an entertaining way, yet insightful manner. ठीक है? And you all of you know that the Rape of Lock is one of the most we can say most celebrated examples for the mock epic, which has all the characteristic of this genre. Okay, so I hope this is clear. Okay, the Rape of the Lock as a mock epic, हम इसे अभी रिवीजन कर ले रहे हैं क्योंकि आप सभी के लिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is one of the most important work by Alexander Pope, and here the poem transforms a trivial social incident, that is the cutting of a lock of hair from a young lady, into a grand heroic narrative. And यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस पोएम में राइटर ने सुपरफिशियल वैल्यूज ऑफ 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को सेटराइज किया है, ठीक है। सो दिस विल बी इंट्रोडक्शन। द रेप ऑफ द लॉक इसका पब्लिकेशन ईयर आप लोग को लिखना होगा जब भी आप आंसर अपने लिखेंगे। Now, the one of the most important features, that is epic conventions. So all of you know that the structure and style of classical epics like the Iliad and Aeneid are followed in this mock epic. And इस पोएम की शुरुआत होती है इन्वोकेशन के साथ। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है यूज ऑफ एपिक कन्वेंशंस। इन्वोकेशन है, सुपरनेचुरल मशीनरी है, एग्जैजरेटेड बैटल है, एंड इंस्टेड ऑफ गॉड्स एंड वॉरियर्स पोप इंट्रोड्यूसेस सिल्फ एंड नोम्स, ठीक है। ये सभी काफी डेलिकेट स्पिरिट है, बहुत ज्यादा नाजुक स्पिरिट है जो कि फैशनेबल लेडीज की ब्यूटी एंड ऑनर को गार्ड करती हैं। एंड जब बेलिंडा का लॉक कट होता है तो आप देखते हैं कि सुपरनेचुरल मशीनरी या जो भी स्पिरिट होती हैं गार्ड करने के लिए वो बचा नहीं पाती हैं, ठीक है। तो दिस वाज अ ह्यूमरस एपिसोड।
द पैरोडी ऑफ एपिक मशीनरी क्रिएट्स अ कॉमिक इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, पैरोडी की वजह से ही कॉमिक इफेक्ट आता है एंड ट्रिवियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट भी एक्सपोज होती है। नेक्स्ट इज एलिवेटेड स्टाइल, trivial theme but elevated style. So you all know the theme is cutting of Belinda's law. That is insignificant, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, but still अलेक्जेंडर पोप ने इसे बहुत ही elevated way में treat किया है। The card game ओम्बर, गेम ऑफ ओम्बर, जिसके लिए बेलिंडा प्रिपेयर होती हैं, वहां पे फाइट होती है और इसे बहुत एक एपिक लेवल की हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे एपिक में बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एंड सोशल गैदरिंग बिकम्स अ बैटलफील्ड ऑफ प्राइड एंड वैनिटी। तो ये आप देखते हैं हाई स्टाइल एंड लो सब्जेक्ट मैटर के बीच का जो कंट्रास्ट है, ये मॉक एपिक के इसेंस को बढ़ाता है। The mock epic is rich in satire or irony. So through humor, Pope satirizes the vanity, idleness, and aristocracy of artificiality of aristocratic life. ठीक है, उस समय की जो 18th century society थी, that was known for aristocracy, that was known for artificiality, superficiality, vanity, जिसको पोप ने क्रिटिसाइज किया है, and Belinda's excessive concern for her appearance and honor, ये उस समय उस सोसाइटी की सोशल वैल्यूज को एक्सपोज करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो बैरन का एक्ट है, उस समय के जो मैनलीहुड है उसे भी दिखाता है कि क्या उस समय पैरामीटर था मैनलीहुड का। ठीक है, तो द बैरन्स एक्ट ऑफ स्टीलिंग द लॉक थ्रू माइनर इज ट्रीटेड एज अ ग्रेव ऑफेंस। यू ऑल नो दिस वाज कंसीडर्ड एज अ ग्रेव ऑफेंस व्हिच लेड अ बिग फाइट बिटवीन टू फैमिलीज। तो यहाँ पे एलीट सर्कल में छोटे छोटे से मामले कितने ज्यादा एग्जैजरेट हो सकते हैं, इसको दिखाया गया है। एंड अलेक्जेंडर पोप की जो टोन है वो प्लेफुल विट में टोन होती है, टोन ऑफ प्लेफुल विट है rather than harsh criticism। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई हार्श क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप ने नहीं किया है, हालांकि उन्हें क्रिटिसिज्म के लिए ही जाना जाता है, आप देखते हैं सटायर क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है, बट यहाँ पे उन्होंने विटी टोन दिखाई है। एंड हिज एम वाज नॉट टू अटैक एनी इंडिविजुअल, बट यहाँ पे सोसाइटल बिहेवियर को वो मॉक कर रहे हैं। लास्ट में सीन क्या होता है, लॉक गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टार। ठीक है, जो कि मॉक हीरोइक पोएम को एक इमॉर्टैलिटी का टच देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्लासिकल एपिक्स में हीरोज को ग्लोरीफाई किया जाता है। So in conclusion, The Rape of the Lock perfectly exemplifies the mock epic genre through its use of epic convention, elevated style and satirical। उन्हें आपको सभी चीजें याद रखनी है कि कैसे मॉक एपिक में एपिक के कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कॉपी किया गया है या पैरोडी किया गया है, अडॉप्ट किया गया है एपिक कन्वेंशंस को, एलिवेटेड स्टाइल को, और यहाँ पे सैटिरिकल टोन है टू एक्सपोज द फॉलीज ऑफ द सोसाइटी। एंड यहाँ पे ट्रिवियल इंसिडेंट को एज अ हीरोइक इवेंट ट्रीट किया जाता है। एंड इन दिस वर्क अलेक्जेंडर पोप ह्यूमिलियसली एक्सपोजेस द फॉलीज एंड प्रिटेंशंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जिसके कारण ये पोएम एंटरटेनिंग भी होती है एंड क्रिटिकली इंसाइटफुल भी होती है। ओके, I hope it is clear to all of you. Now, next term is heroic couplet. आपको heroic couplet, blank verse, free verse, इन तीनों को correlate करके पढ़ना है आपको। free verse से भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, blank verse से भी बनते हैं, iambic pentameter से, heroic couplet से। ठीक है, इन सभी को आप याद रखेंगे और सभी लोग MH एब्राम्स को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। और आई होप कि आपने जितने भी टर्म्स इसके पहले की क्लास में पढ़े हैं, इसके पहले के लेक्चर में आपने देखे हैं, वो आप सभी को क्लियर होंगे। बट एक बार जब आप लेक्चर आपने जो भी प्रीवियस देखा था, ठीक है, रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, उसके बाद जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक बार MH एब्राम्स को सामने रखें और जो पॉइंट्स आपको लग रहा है कि इसमें नहीं है उसको आप ऐड करते जाइए। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन दोनों के आंसर्स कैसे अलग करने हैं। देखिए मॉक एपिक में आपको केवल अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मॉक एपिक पे आंसर आपको लिखना है तो आपको मॉक एपिक के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, मतलब आप वहां पे एग्जाम्पल्स में द रेप ऑफ द लॉक ऐड कर सकते हैं, बट आपको फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट करनी है वो मॉक एपिक के ही ऊपर स्टार्ट करनी है, दैट द मॉक एपिक हैज दिस फीचर या द नेक्स्ट फीचर ऑफ द मॉक एपिक इज दिस, ऐसे आपको ऐड करना है। और वहां पे एग्जांपल्स के तौर पे आप रेप ऑफ द लॉक या और कोई भी मॉक एपिक जो आपने पढ़ा उसको आप ऐड कर सकते हैं।
लेकिन जब रेप ऑफ द लॉक से जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका फुल फोकस द रेप ऑफ द लॉक के ही ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस फॉर्म के ऊपर नहीं होके वर्ग के ऊपर होना चाहिए और वहां पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब आप दोनों आंसर को एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज करिएगा, तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, और फॉर्म जब आपसे जो भी लिटरेरी फॉर्म है जब वो पूछा जाएगा तो वहां पे आप एग्जाम्पल्स में जब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक पार्टिकुलर वर्क को ही पूरा फोकस दें, आप 2 से 3 वर्क को ध्यान में रखें और आप एक फीचर किसी एक वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा फीचर किसी दूसरे वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स एंड हीरोइक कपलेट, इसमें डिफरेंस की बात तो अभी आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, फ्री वर्ड्स में क्या होता है, नो राइम नो मीटर, सिंपल आपको समझना है। फ्री वर्ड्स इज नो राइम नो मीटर। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स की बात करें तो वहां पे राइम तो नहीं है बट मीटर है, वहां पे आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हीरोइक कपलेट की हम बात करें तो यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर है और राइम भी करते हैं, राइम होगी और आयम्बिक पेंटामीटर होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है इन तीनों के बीच जो आप लोग को समझना है। और काफी बार लाइंस आपको मिल जाती है कि स्टेटमेंट वाइज भी। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज हीरोइक कपलेट एंड डिस्कस इट्स फीचर्स विद एग्जांपल्स। So heroic couplet is a traditional poetic form which has 2 successive lines written in iambic pentameter that rhyme with each other. तो ये आपको definition याद रखना है, 2 successive lines written in iambic pentameter that rhyme with each other. Okay? एंड आप सभी को पता है कि 17 एंड 18 सेंचुरी में heroic couplet became the dominant verse form. स्पेशली जॉन ड्राइटन एंड अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स में आपको heroic couplet काफी ज्यादा मिलेगा। हीरोइक टर्म क्यों यूज किया गया इसके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हीरोइक टर्म इसलिए यूज किया गया क्योंकि कुछ एपिक वर्क में और स्पेशली उस समय जो हीरोइक ट्रेजेडी थी जिसे हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी का भी नाम देते हैं, उसमें भी कई जगह आपको ये फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो हीरोइक टर्म इसीलिए यहाँ पे दिया गया बिकॉज इट वॉज एम्प्लॉयड इन एपिक। हम सारे एपिक में नहीं कह सकते, वैसे पैराडाइज लॉस्ट की बात बोले तो ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है, लेकिन अगर हम जॉन ड्राइडन के या अलेक्जेंडर पोप के वर्क में देखा जाए इसे एपिक से ज्यादा तो मैं यही कहूंगी कि आप हीरोइक प्लेस जो है उस समय के अगर आप उस पर अप्लाई कर सके तो वहां पे आपको कई ज्यादा वर्क ऐसे मिलेंगे जो हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं इन केस ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड ड्राइडन। ठीक है, तो आप इसे हीरोइक प्लेस भी आप लिख सकते हैं, दैट विल बी मोर easy that will be easier for you to remember. And serious poetry dealing with noble theme, तो बहुत सारी पोएट्री आपको देखने को मिलेगी जिसमें नोबल थीम्स हैं। हालांकि आप देखते हैं कि बहुत सारी पोएट्री जो लिखी है जॉन ड्राइडन ने एंड अलेक्जेंडर पोप ने इसे सटायर के लिए उन्होंने यूज किया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो हीरोइक कपलेट में हर लाइन एक आयम्बिक पेंटामीटर पैटर्न को फॉलो करती है। आयम्बिक पेंटामीटर आपको याद रखना है 5 मेट्रिकल फीट होते हैं। आयाम मतलब क्या होता है, 5 फीट, राइट। अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, एलजी रिटन इन कंट्री चर्च चार्ट, उसमें आपको आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलेगा। इवन ब्रिटिश लिटरेचर में आपको ज्यादातर पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में ही मिलेगी। ठीक है, अनस्ट्रेस्ड फिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, और राइम स्कीम ज्यादातर ए बी बी सी सी इस तरह देखने को मिलती है जिससे राइमिंग पेयर क्रिएट होता है। और इस राइमिंग पैटर्न के कारण जो टाइट स्ट्रक्चर होता है हीरोइक कपलेट का, इसकी वजह से वर्ड्स में आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा, एक हार्मनी, एक कंप्लीटनेस देखने को मिलेगी। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं टिंटन एबी से। टिंटन एबी हीरोइक कपलेट में नहीं लिखी गई है, ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। वहां पे अगर आप देखें तो आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, कोई राय नहीं देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स हीरोइक कपलेट का। क्लोज्ड कपलेट, क्लोज्ड कपलेट का मतलब क्या होता है कि एक कपलेट में मतलब कि 2 लाइन में जो थॉट है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ओके,
तो इसकी वजह से कोई भी पोएट अगर कोई लाइंस लिख रहे हैं तो वो 2 लाइंस में अपने आइडियाज को क्लियरली और कंसाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस लाइन है, मुझे याद आ रहा है, ग्रेट माइंड्स करके, किसी को आप में से किसी को याद आ रही है वो लाइंस? ओके, great wits are sure to madness near allied and thin partition do their bounds divide। ये एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल की लाइन है और काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर आप देखिए तो 2 लाइन में ये थॉट कंप्लीट हो गया है, कंसाइज है 2 पार्ट में, तो 2 लाइंस में थॉट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अगर आप देखें तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी अलेक्जेंडर पोप ने क्लोज कपलेट यूज किए हैं, जहां पे वो एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। एंड हर कपलेट सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ मीनिंग जैसे वर्क करता है, मतलब कि हर कपलेट अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को रखता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइंस आपको याद भी रहती हैं। तो आप में से सभी लोग जिन्हें भी लाइंस याद आ रही हैं हीरोइक कपलेट की, वो लिख के बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हीरोइक कपलेट इज नोन फॉर विट, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। विट आपको देखने को मिलेगी, प्रिसाइज फॉर्म में देखने को मिलेगा एंड क्लैरिटी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि थॉट में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, ओके। एंड पोएट्स ने इस फॉर्म को यूज किया है अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, कुछ मॉरल रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए एंड सटायर के लिए। तो फिलोसॉफिकल आइडियाज आपको बहुत सारे दिखते हैं, एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी कई सारे मॉरल रिफ्लेक्शन भी आपको दिखते हैं ड्राइडन के वर्क में, सटायर तो आपको पता ही है। और इस बैलेंस की वजह से, ये जो 2 लाइंस के बीच में जो बैलेंस होता है, इसकी वजह से कई बार कंट्रास्ट के फॉर्म में, कई बार पैरेलल के एंटीथेसिस के फॉर्म में राइटर अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं एंड रेटोरिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आर्गुमेंटेटिव या डायरेक्टिक पोएट्री के लिए ये फॉर्म बहुत ज्यादा सुटेबल। तो अलेक्जेंडर पोप के बहुत सारे वर्क हैं जो आप देखते हैं डायरेक्टिक फॉर्म में ही लिखे गए हैं, और इसीलिए अलेक्जेंडर पोप को मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट माना जाता है, ओके। हालांकि शुरू तो ड्राइडन ने किया था यूज करना, लेकिन इस पे मास्टरी हासिल करी है अलेक्जेंडर पोप ने, ओके। नेक्स्ट इज म्यूजिकलिटी एंड रिदम। सो इस फॉर्म में आपको मीटर और राइम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक म्यूजिकलिटी और रिदम क्रिएट होती है एंड वर्ड्स को एक एलिगेंस प्रोवाइड की जाती है। तो सारी राइटर्स इस तरह की पोएट्री नहीं लिख सकते हैं, कुछ ही राइटर्स जिनको बहुत स्किल है वही लिख सकते हैं। और स्पेशली ये जो टाइप ऑफ राइटिंग है वो हाई क्लास सोसाइटी के लिए ही लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें से आप एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल की, यस, एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल को एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं जॉन ड्राइडन से, एंड द रेप ऑफ द लॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो आप जानते हैं द रेप ऑफ द लॉक, इसमें हीरोइक कपलेट यूज किया गया है केवल सीरियस थीम के लिए नहीं, बल्कि मॉक हीरोइक पर्पस के लिए भी। तो दोनों ही राइटर्स के आपको कुछ वर्क याद करने होंगे। चौसर ने भी हीरोइक कपलेट यूज किया है, आप बताएंगे किस वर्क में हीरोइक कपलेट चौसर ने यूज किया है? He was the first writer to use the heroic couplet, okay। एंड अलेक्जेंडर पोप ने इस फॉर्म को इसलिए सेलेक्ट किया ताकि वो सटायर के साथ जो भी उनका जो मेजर इंटेंशन है सटायर का, उसको वो फुलफिल कर सके। एंड ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रेसिव पावर, this poetic form became one of the most used tool by Alexander Pope. We can say the device, okay, poetic device used by. So in conclusion, it can be said that the heroic couplet is a highly refined poetic form characterized by its structured rhyme scheme, balanced rhyme, balanced lines and expressive clarity। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। पहला तो देखिए राइम स्कीम स्ट्रक्चर्ड है, और 2 लाइंस में, मतलब एक कपलेट में मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, बैलेंस लाइन है और थॉट में क्लैरिटी है। एंड 2 राइटर्स आपको याद रखने हैं, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडन। दोनों के ही वर्क में आपको
हीरोइक कपलेट का अच्छा यूज देखने को मिलेगा। तो एप्सिलॉन एंड एक्नोफिल वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स। ओके, टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इस लाइन को आप सभी आपने याद किया ही होगा। इसके अलावा देखिए एक लाइन है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द फायरिंग स्प्रिंग, ये भी हीरोइक कपलेट का एक एग्जांपल है। राइटर्स मैंने आपको बताया है, ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइट एंड थिन पार्टीशन डू देयर बाउंड्स डिवाइड, ऐसे करके एक लाइन है। ओके, ओके, सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडियम फॉर सैटिरिकल पोएट्री, ये आपको याद रखना है। सैटिरिकल पोएम अगर कोई है तो उसमें हीरोइक कपलेट का काफी ज्यादा यूज है। तो ये बताइए आपको क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों टर्म्स? ओके, तो आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे, जब भी आप आंसर प्रिपेयर करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कुछ फीचर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे बैलेंस लाइन की बात हो रही है, क्लैरिटी की बात हो रही है, सटायर की बात हो रही है, इस पे आप एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए और इसके बाद आप उससे रिलेटेड कुछ जो भी इलेबोरेट की गई चीजें, जो कंटेंट है, उसको आप पढ़िएगा और उसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा। जरूरी नहीं कि जो लिखा गया आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, आप इसे समझिए और अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो ही आप याद कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म दैट इज लिरिक। लिरिक में आपने पढ़ा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। और लिरिक आप बताइए, और लिरिक आपको क्या याद आ रहे हैं? ओड को भी एक लिरिक का ही टाइप माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार लाइंस पूछी जाती हैं। ओड इज ऑल्सो कंसिडर अ टाइप ऑफ लिरिक, एलिजी को भी एक लिरिक का ही टाइप माना जाता है। ये सॉलिटरी रीपर भी लिरिक का ही टाइप है, हालांकि उसमें बैलेट की कुछ लोग बोलते हैं बैलेट के एलिमेंट से, बट लिरिक को ही माना जाता है उसे। ओके, राइट, टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक लिरिक। ओके, टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक लिरिक। तो 2 से 3 आप एग्जांपल याद रखिएगा, उसी को कोरिलेट करिएगा। तो लिरिक क्या है? लिरिक इज अ शॉर्ट पोएटिक फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस द पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स ऑफ अ पोएट। ये आपको याद रखना है कि लिरिक में पोएट अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशन एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड लिरिक की ओरिजिन आपको ध्यान रखनी है, लिरिक की ओरिजिन होती है लायर से, ठीक है। लायर वाज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यहीं से लिरिक टर्म आती है। एंड शुरुआत में लिरिक का मतलब था ऐसा सॉन्ग जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सके, बट after ages and ages, this form was converted from oral form to written form. जैसे पहले आप बैलेट भी पढ़ते हैं, बैलेट क्या होती है? ट्रेडिशनल बैलेट में आप पढ़ते हैं कि it was a kind of oral song, right? Transmitted from one generation to another. But later on literary ballad आती है जिसमें written form में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो same as lyric भी बहुत काफी समय बाद हम देखते हैं कि रिटन एक्सप्रेशन में भी मिलने लगता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मिलता है, जहां पे राइटर अपने खुद के थॉट्स बताते हैं rather than discussing external events or narratives, ठीक है। तो पहला फीचर आपको याद रखना है लिरिक का, दैट इज सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी मतलब राइटर अपने खुद के इमोशंस, अपने खुद के रिफ्लेक्शन को बता रहे हैं। इसीलिए आपको ड्रामेटिक लिरिक में वर्ड्सवर्थ का आप टिंटन एबी पढ़ते हैं, क्योंकि राइटर अपने इमोशंस और अपने रिफ्लेक्शंस बता रहे हैं, क्या उनके माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए नहीं है क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में आप देखते हैं कि कैरेक्टर भी रिवील होता है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर रिवील नहीं हो रहा है वर्ड्सवर्थ का, इसलिए वो ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है। और बहुत सारे आप पोइट्री देखते हैं, जैसे कि एपिक या ड्रामेटिक पोइट्री में आप समझ सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें कैरेक्टर की साइकोलॉजी रिवील होती है। एपिक में आप देखते हैं कुछ स्टोरीज या कुछ नरेशन आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको लिरिक में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एंड जो इमोशंस राइटर डील कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? लव हो सकता है, जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है,
नॉस्टैल्जिया या स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। तो अगर हम बात करें ब्रेक 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 में, सो दिस पोएम डील्स विद द पोएट्स लॉस। ओके, टिंटन एबी की अगर हम बात करें तो टिंटन एबी में देखिए आपको नॉस्टैल्जिया देखने को मिलेगी एंड एक मेमोरी भी देखने को मिलेगी। राइटर अपने मेमोरी को रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने नेचर के जो उनका लव है या जो कनेक्शन है उसको वो बता रहे हैं एंड वो अपनी मेमोरी को भी रिकलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिव लिरिक, या इसे हम ड्रामेटिक लिरिक भी कहते हैं। ड्रामेटिक लिरिक होने का दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे स्पीकर एक ही है और लिसनर है, बट लिसनर की आइडेंटिटी आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग में पता नहीं चलती है, बट यहाँ पे ड्रामेटिक लिरिक में डोरथी की हमें आइडेंटिटी पता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डोरथी को एड्रेस करते हुए उन्होंने लाइन्स बोली है। हालांकि डोरथी का कोई स्पीच नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, बट हमको उनकी प्रेजेंस पता है दैट शी इज द वन। ठीक है, तो इसलिए भी ड्रामेटिक लिरिक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे राइटर अपने थॉट्स रिवील करते हैं, कोई कैरेक्टर रिवील नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी उनकी नॉट साइकोलॉजी बट साइकी रिवील नहीं हो रही, इसलिए हमें इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर नहीं मानेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ द लिरिक इज ब्रेविटी एंड कंसंट्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेविटी मतलब शॉर्ट होती है और कंसाइज फॉर्म में पोएम लिखी जाती है। तो ब्रेक 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 अगेन आप याद रख सकते हैं। टिंटन एबी हालांकि थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है, लेकिन ब्रेक 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 में आपको शॉर्ट पोएम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पोएट एक ही थॉट पे, एक ही आइडिया पे फोकस कर सकते हैं, जबकि एपिक जैसी पोएम्स में आपको थॉट्स बहुत ज्यादा, या थीम हम कह सकते हैं, थीम तो सिंगल होती है लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको चीजें देखने को मिलती है। इस ब्रेविटी के कारण एक इमोशनल इम्पैक्ट इनहेंस होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट the poem becomes easy for the readers to memorize. सिंपल लैंग्वेज यूज होती है, आपको याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज बट हाईली एक्सप्रेसिव। So this is one of the most important feature. Next is lyric is known for musical quality. तो मैंने आपको बताया था कि लिरिक पहले के टाइम में जो लिखा गया था, it was mean for singing with the musical instrument lyre. Okay? And इसके बाद आपने देखा बहुत सालों बाद जब ये लिखने के फॉर्म में आने लगा, रिटन फॉर्म में आने लगा, तो ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि इसे गाया ही जाए, बट स्टिल आपको एक रिदमिक और मेलोडियस आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। इसमें कई सारे यूज ऑफ मीटर, राइम एंड साउंड देखने को मिलेंगे। ओके, मीटर, राइम एंड साउंड डिवाइसेस जैसे कि एलिट्रेशन एंड एसोनेंस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एलिट्रेशन एंड एसोनेंस का काफी ज्यादा यूज होता है, जिसके कारण एस्थेटिक अपील को इनहेंस करता है, इमोशनल रेजोनेंस को भी इनहेंस करता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इमेजरी। तो इमेजरी आपको याद ही होगी, इमेजरी और सिंबलिज्म, बहुत सारे इमेजरी है आपको। टिंटन एबी में भी कई सारी इमेजरी देखने को मिलती है, ब्रेक 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 में भी कई सारी इमेजरी आपको देखने को मिलती है, राइट। तो इसके थ्रू आपको एक इमोशंस आप देखते हैं, राइटर अपने इमोशंस को कन्वे करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो रीडर है वो कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो नेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इमेजरी इन लिरिकल पोएट्री, जिसकी हेल्प से पोएट अपने इनर थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि चेंजिंग सीजन्स और लैंडस्केप, ये अक्सर सिंबलाइज करते हैं ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंस को। स्पॉन्टेनिटी एंड सिंसियरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो राइटर्स के इमोशंस अक्सर नेचुरल होते हैं और इमीडिएट होते हैं। तो कई सारे राइटर्स जैसे वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिसन, सबने ही कहीं ना कहीं हम देखें तो इस फॉर्म को यूज किया है। हालांकि कीट्स की अगर हम बात करें तो कीट्स ने लिरिक का ओल्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ड्सवर्थ की आपको डेफिनेशन पता ही है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, पावरफुल फीलिंग्स। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं द लिरिक इज अ डीपली पर्सनल एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ पोएट्री that captures the essence of human emotions in a concise and musical manner. ये आपको ध्यान रखना है, it is a deeply personal and expressive form of poetry, जिसमें राइटर अपने इमोशंस को कंसाइज फॉर्म में, म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एंड इसके मेन फीचर्स है सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिज्म, इमेजरी, इमोशनल अपील,
जिसकी वजह से राइटर अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को रीडर के साथ कनेक्ट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।